वकीलों को माना जाता है कि वो शब्दों के एक्सपर्ट होते हैं, शब्दों से कैसे तालमेल बना के रखना है। क्या होता है हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर भी होता है। आपको लगता है कि हम शब्दों से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम शब्दों से खेलते हैं। अब हमें क्या है केस के बहुत लिमिटेड पीरियड के अंदर केस के फैक्ट्स भी कोर्ट के आगे प्रेजेंट करने हैं और उसको लॉ के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर लेकर आना है। तो इतना कोई टफ जॉब नहीं है, खेलना नहीं कह सकते, इससे आप जादूगरी कह सकते हैं। ऐसा कोई केस है जो अभी तक आपको याद रह गया हो कि नहीं ये तो है सबसे अलग है? उसके अंदर वो मर्डर केस था एक, उसके अंदर जितना भी मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करा था कोर्ट के अंदर, तो मैं उसके अंदर छत को देख के क्रॉस करता। मैं जज साहब की तरफ नहीं देखता था, मैं विटनेस की तरफ नहीं देखता था। और इसके अलावा एक मैटर और था मेरी लाइफ के अंदर जिसको भी मैं नहीं भूल सकता। उसके अंदर एक लेडी ने एक अपने कुलीग के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और वो जब फाइल मेरे पास आई थी तो मैंने उसको पहले मना कर दिया था डिफेंड करने से। और यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कोर्ट है, ओल्डेस्ट कोर्ट कहा जाता है, बिगेस्ट कोर्ट कहा जाता है इसे, और हिस्टोरिकल कोर्ट कहा जाता है इसे। और इतनी बड़ी बात है हमारी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी तरफ नहीं सोचा। अगर आप देखेंगे छोटी सी भी मार्केट होती है वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाती है। यहाँ पर बनाना तो छोड़ो, इस चीज को डिस्कस भी नहीं करते हैं, मना कर देते हैं स्ट्रेट में, नहीं हमने नहीं बनानी यहाँ पे। अच्छा, एक और दिक्कत है वाटर लॉगिंग की। जब बरसात आती है तो पानी जो है दिल्ली की हर सड़कों पर भर जाता है, लेकिन 30 तारीख की अगर हम बात करें तो पानी जो है कुछ ज्यादा ही एक लेवल बढ़ जाता है पानी का। तो क्या लगता है क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक जो संजीव नासिया है आपसे जुड़े हुए हैं और आप जो है PWD के, तो मतलब क्या दिक्कत आती है उसमें? और यहाँ पे नई ड्रेनेज पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन हुई थी, लेकिन उस इंस्टॉलेशन का जो पोस्ट इंस्टॉलेशन उसके अंदर काम होता है, ड्यू टू कोरोना वो काम नहीं हो पाया। और जब से हम वापस आए तो हमारा जो लीडरांस है उनका जो फोकस था वो इन प्रोजेक्ट्स की तरफ ना रह के उस पीरियड के अंदर और उसके पीरियड के बाद भी लॉयर्स और उनके फैमिलीज के वेलफेयर के लिए रहा था हमारा जो फोकस था उस समय। अच्छा, एक सवाल और, लॉयर्स को क्या दिक्कतों का सामना करना? लॉयर्स को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको लॉयर्स की सबसे पहले बताता हूँ कि आपने ना एक बड़ी जनरल परसेप्शन आपको सुनते होगी, यार वकील है वो, बड़ा इससे बच के रहना, यार वकील ऐसे होते हैं, बड़ी जनरल परसेप्शन सी होती है। हो सकता है आप भी आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ माइंड में हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वकील से ज्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं है, वकील से ज्यादा हेल्पफुल इंसान कोई नहीं है। समटाइम्स आप उनके पास आते हैं, मैं पब्लिक आती है रो रही होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आके कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। लॉयर ये नहीं सोचता है कि मेरे घर में राशन है। लॉयर सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता हो। डॉक्टर के पास आप चले जाइए, किसी भी नर्सिंग होम के अंदर आप चले जाइएगा, बिना पैसे के इलाज स्टार्ट करते हैं। कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया गया कि यंग लॉयर्स को एक स्टार्टिंग के अंदर फिक्स इनकम का कुछ हेल्पिंग हैंड हो जाए। यंगस्टर्स को मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि ईमानदारी से मेहनत करो। मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया था, बस पर ट्रैवल करके आता था, मेरे फादर रिटायर थे। उस समय भी मेरे से बहुत अच्छे जो बॉर्न विद गोल्डन स्पून कहते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कोर्ट के अंदर थे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत लॉन्ग रन के अंदर आपको पे करती है। हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपकी कचहरी। इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा जी मौजूद हैं जो एक जाने माने वकील है। दीपक शर्मा जी, आप एक वकील हैं जी। वकीलों को माना जाता है कि वो शब्दों के एक्सपर्ट होते हैं, शब्दों से कैसे तालमेल बना के रखना है उनको अच्छी तरह से पता है। जज के सामने कैसे अपने क्लाइंट को एक अच्छी, मतलब होता है ना, अच्छा एक उनकी मेज दिखानी, वो बना के रखनी पड़ती है। तो क्या ऐसा तरीका है? तरीका कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस के साथ होता रहता है। एक्चुअली क्या होता है हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर भी होता है। आपको लगता है कि हम शब्दों से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम शब्दों से खेलते हैं। अब हमें क्या है केस के बहुत लिमिटेड पीरियड के अंदर केस के फैक्ट्स भी कोर्ट के आगे प्रेजेंट करने हैं और उसको लॉ के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर लेकर आना है। बियॉन्ड दी पैरामीटर्स जो लॉ के प्रिस्क्राइब हैं उसके बाहर नहीं जा सकते। तो वो धीरे धीरे हमारे वो कहते हैं रूटीन में आ जाती है वो चीज़ें। तो इतना कोई टफ जॉब नहीं है, खेलना नहीं कह सकते, इससे आप जादूगरी कह सकते हैं। जादूगर है आप। अच्छा, ऐसा कोई केस है जो अभी तक आपको याद रह गया हो कि नहीं ये तो है सबसे अलग? केस उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो केस मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट केस रहा है। उसके अंदर वो मर्डर केस था एक, उसके अंदर जितना भी मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करा था कोर्ट के अंदर, तो मैं उसके अंदर छत को देख के क्रॉस करता।
मैं जज साहब की तरफ नहीं देखता था, मैं विटनेस की तरफ नहीं देखता था, और टोटल क्रॉस एग्जामिनेशन उस केस को जो मैंने फाइट करा था वो मैंने छत की तरफ नहीं देखा। क्या होता है, एक होता है ना कि सामने हम नजरें नहीं मिला पा रहे, नजरें मिलाने का नहीं होता, अब होता है कि हम यूज टू है कि हमें अपोजिट पार्टी गाली देगी, हमें हमसे लूज टॉक करेगी, बदतमीजी करेगी, हम यूज टू हो जाते हैं इस चीज़ के, हम बुरा भी नहीं मानते हैं। वो तो उनकी एक आदत होती है, हर किसी का रिएक्ट करने का एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन उसके अंदर जो उसके मैं पेरेंट्स को देखता था तो बिल्कुल वो साइलेंट बैठे रहते होते, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो वो एक लाइफ टाइम मेरा है। और इसके अलावा एक मैटर और था मेरी लाइफ के अंदर जिसको भी मैं नहीं भूल सकता। उसके अंदर एक लेडी ने एक अपने कोलीग के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, और वो जब फाइल मेरे पास आई थी तो मैंने उसको पहले मना कर दिया था डिफेंड करने से, क्योंकि उसके अंदर एलिगेशंस इतने फुल प्रूफ आ रहे थे कि मेरे को अपेरेंटली ये लग रहा था कि भाई ही इज़ गिल्टी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से उसके अंदर डेवलप हुआ, सिर्फ उसके अंदर मेरे को पॉजिटिव साइन एक ही नज़र आया था कि जब वो शख्स मेरे पास केस डिस्कस करने आया था अपना, तो उसकी वाइफ साथ में थी और उसकी सिस्टर साथ में थी। तो मैंने कहा जिसकी बीवी और बहन उसके साथ खड़ी हो इस एलिगेशन के बाद, तो वो गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो फिर हमने उसको कंटेस्ट करा और धीरे धीरे उसके अंदर परतें खुलती गई, और लास्ट में वो बरी हुआ, एक्विटल आया उसका, और उसके अंदर जो कंप्लेनेंट थी कोर्ट ने उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की डायरेक्शन दी। अच्छा, इस वक्त हम जो है 30 हज़ारी कोर्ट में मौजूद है। जब हम घुसे अंदर तो हमने देखा कि यहाँ कार्स खड़ी है, यहाँ कार्स खड़ी है, जाने का रास्ता नहीं है। तो क्या ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वकीलों को? ये अब होता क्या है कि हमारे यहाँ 10 AM शार्प है कि कोर्ट स्टार्ट हो जाती है। अब दिल्ली के अंदर 7-8 कोर्ट्स हो चुकी हुई हैं, जो मेजर कोर्ट्स हैं। छोटी कोर्ट्स गिने तो 15-20 के करीब कोर्ट हो जाते हैं, और अभी 3-4 कोर्टें और एग्जिस्टेंस में आने वाली हैं। तो हर कॉर्नर से दिल्ली में लॉयर आता है मैटर कंटेस्ट करने, हम भी दूसरी कोर्ट्स में जाते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि सुबह 9 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे का अगर आप आगे मोरी के ट्रेड लाइट को क्रॉस करेंगे या इधर से स्टीफन की साइड से आएंगे या सामने राजपुर रोड की साइड से आएंगे, तो दोनों तरफ आपको गाड़ियाँ पार्क होनी मिल जाएगी। उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। लॉयर्स आ रहे हैं, उनको कोर्ट पे 10 बजे अपना मैटर अटेंड करके दूसरी कोर्ट के अंदर भागना है। लिटिगेंट्स आ रहे हैं, उनको अपना करना है, अगर नहीं आएंगे उनके खिलाफ केस हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूशन क्लेम करनी है, आके टेस्टिमनी देनी है, या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने आ रहे हैं, उन्हें करना केस प्रेजेंट करना। तो बहुत डिफरेंट बॉडीज से यहाँ पे लोग आते हैं लिटिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कोर्ट है, ओल्डेस्ट कोर्ट कहा जाता है, बिगेस्ट कोर्ट कहा जाता है इससे, और हिस्टोरिकल कोर्ट कहा जाता है इससे। और इतनी बड़ी बात है हमारी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी तरफ ये नहीं सोचा। अगर आप देखेंगे छोटी सी भी मार्केट होती है, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाती है आज की डेट के अंदर। यहाँ पर बनाना तो छोड़ो, इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करते हैं, मना कर देते हैं स्टेट में, नहीं हमने नहीं बनानी है यहाँ पे। तो बिल्कुल हमें निगलेक्ट किया है, जबकि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न लॉयर्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी, हर एप्लीकेशन जो हम लगाते हैं उसको टिकट लगा के देते हैं। हम हमारी जेब से पैसा जाता है या लिटिगेंट की जेब से पैसा आता है, लेकिन हम सबको इग्नोर किया जाता है हमेशा। हर सरकार हमें इग्नोर करती है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ आगे हम करें। अच्छा, काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लॉयर्स, एडवोकेट्स वगैरह को। अच्छा, एक और दिक्कत है वाटर लॉगिंग की। जब बरसात आती है तो पानी जो है दिल्ली की हर सड़कों पर भर जाता है, लेकिन 30 साल की अगर हम बात करें जी, तो पानी जो है कुछ ज़्यादा ही एक लेवल बढ़ जाता है पानी का। तो क्या लगता है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक जो संजीव नासिर हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और आप जो है PWD के अंदर जी, तो मतलब क्या दिक्कत आती है उसमें? 2019 के अंदर संजीव नासिर साहब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर थे, प्रेसिडेंटशिप उन्हीं की थी, और यहाँ पे नई ड्रेनेज पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन हुई थी। लेकिन उस इंस्टॉलेशन का जो पोस्ट इंस्टॉलेशन उसके अंदर काम होता है, ड्यू टू कोरोना वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि सारा उस समय आपको पता है पूरी दिल्ली, पूरी हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जो था वो बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया गया था, अपने कन्फाइन कर दिया गया था घरों के अंदर, तो वो काम नहीं हो पाया। और जब उससे हम वापस आए तो हमारा जो लीडरांस है उनका जो फोकस था वो इन प्रोजेक्ट्स की तरफ ना रह के उस पीरियड के अंदर और उसके पीरियड के बाद भी लॉयर्स और उनके फैमिलीज के वेलफेयर के लिए रहा था। हमारा जो फोकस था उस समय, जो भी उस समय के हमारे सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, हमारी बार काउंसिल थी, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने काम करा लॉयर्स के वेलफेयर के लिए, उनको हर पॉसिबल मदद पहुंचाने के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स को। इवन हमने अपने पर्सनल ऑक्सीजन अपने अरेंज करने शुरू करे, हमने हॉस्पिटल्स के अंदर अपना अलग से अपने मेंबर्स के लिए करना शुरू करा वहाँ पे, ताकि उनको कोई
और हमारे ग्रुप्स बन गए। किसी लॉयर के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई अपने सगे बाप को, अपने भाई को, अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा रहा था, उस समय हमारे लॉयर्स ग्रुप ऐसे बन गए थे जो हमारे लॉयर्स भाइयों के घरों में जाते थे। कोई प्रॉब्लम होती थी उस प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करते थे कि हेल्प करें। तो इस कारण से वो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम थी उस समय फर्दर मैं ये सोचता हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड या आफ्टर कोरोना पीरियड कर नहीं पाए। लेकिन अगर अब हम दोबारा से उन प्रॉब्लम्स को करेंगे और जो उसमें रेक्टिफाई करेंगे ताकि वाटर लॉगिंग यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। चलिए मान लीजिए अगर आपको मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगती है, तो किस तरीके का लाइन ऑफ एक्शन रहेगा? वाटर लॉगिंग को लेके हमारा ये रहेगा कि इसके अंदर जो हमारी ड्रेनेज पाइप्स हैं ये चोक्ड हैं। कोशिश करेंगे कि पहले अगर इसके अंदर जो ड्रेनेज पाइप और सीवर है, अगर ये थ्रू मशीन्स वो जो चोकिंग है उसकी वो क्लियर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो नई पाइपलाइन डलवाएंगे हम गवर्नमेंट को कह के। और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, इधर मोरी गेट रिलेट पे आपने देखा होगा एक ग्राउंड है, ये हमें अलॉट हो गया था, लेकिन ड्यू टू सम अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वो अलॉटमेंट जो है कैंसिल होगी। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि आते ही हम वो जो लैंड है उसको दोबारा से अलॉटमेंट उसकी लें, उसका पोजेसन लें, और जितनी मेन रोड पे ये पार्किंग हम इसको बिल्कुल इलीगल डिक्लेयर कराएंगे और वहाँ पे सारी पार्किंग फैसिलिटी हम स्टार्ट करवाएंगे। वहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार गाड़ियों के इकट्ठे पार्क होने की फैसिलिटी बन सकती है। और रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को और या गवर्नमेंट को कि वो वहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट करवा दें, क्योंकि थोड़ा कुछ अब हमारे में लेडीज़ भी हैं, हमारे में ओल्ड एज सीनियर एडवोकेट मेंबर्स भी हैं, कुछ अदर डिपार्टमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट में आते हैं, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ से चल के आना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो शटल सर्विसेज के लिए कहेंगे कि वहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट करा दें। अगर वो नहीं करवाएंगे हम वेट भी नहीं करेंगे कि भाई हम फाइलों में हम उनसे लड़ते रहें, हम उनको लेटर लिखें, वो हमें जवाब दें 2 महीने बाद और हम पूरा अपना टेन्योर इसके अंदर निकाल दें। हम अपना वहाँ से अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर हम फ्री शटल सर्विस स्टार्ट कराएंगे कि वहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क करें और उनको सेंट्रल हॉल पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो काफ़ी जो है बहुत इम्प्रेसिव इनका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। अच्छा, एक सवाल और, लॉयर्स को क्या दिक्कतों का सामना करना? लॉयर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको लॉयर्स की सबसे पहले बताता हूँ कि आपने ना एक बड़ी जनरल परसेप्शन आपको सुनते होगी, यार वकील है वो, थोड़ा इससे बच के रहना, यार वकील ऐसे होते हैं, बड़ी जनरल परसेप्शन सी होती है। हो सकता है आप भी आ रहे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ माइंड में होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वकील से ज़्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं है, वकील से ज़्यादा हेल्पफुल इंसान कोई नहीं है। आपका बचपन का दोस्त हो डॉक्टर, आप उसके नर्सिंग होम में, उसके हॉस्पिटल में जाना, वो बिना फीस के आपका इलाज करे, वो कह देगा मैनेजमेंट नहीं मानता, बिलिंग वाले नहीं मानते। किसी भी लॉयर के पास आप चले जाना, आपको होता है 90% लॉयर फ्री में एडवाइस दे देते। डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के दिखा देना बिना पैसे के, 10% होंगे एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, ठीक है जी। 90% लॉयर के पास आप जाइए, आप उनसे एक फीस तय कीजिए, फीस तय करने के बाद आप उनको कुछ भी पार्ट पेमेंट पकड़ाइए ना पकड़ाइए, वो आपका काम देयर एंड देन स्टार्ट कर देते। समटाइम्स आप उनके पास आते हैं, पब्लिक आती है रो रही होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आके कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। लॉयर ये नहीं सोचता है कि मेरे घर में राशन है, लॉयर सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता हो। डॉक्टर के पास आप चले जाइएगा, किसी भी नर्सिंग होम के अंदर आप चले जाइएगा, बिना पैसे के इलाज में स्टार्ट कर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लॉयर्स होते हैं अच्छे दोस्त साबित होते हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपके। आप किसी भी, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाओ, बिना पैसे के आपका काम नहीं हो। सिर्फ ये जगह ऐसी है, ऐसी नहीं, मंदिर न्याय का मंदिर कहा जाता है, किसी भी इंडस्ट्री को आप देख लो, कहीं मंदिर वर्ड कनेक्ट होता है। आप एजुकेशन में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी के अंदर भी चले जाओ, मंदिर कहीं कनेक्ट नहीं करा जाए, लेकिन अकेली कोर्ट ऐसी है जहां पे न्याय का मंदिर बोला जाता है। और यहाँ पे आके हर किसी को आभास भी होता है अपने अच्छे और बुरे कर्मों का, वो बोले या ना बोले, उसके चेहरे पर आए या ना आए, लेकिन उससे रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं या मैंने कुछ बुरे करे। ये मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, जो भी यूथ आ रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है कि जो हमें एडवोकेसी में जाना है, लॉयर बनना है आगे जाके, तो अच्छा उनके लिए चैम्बर्स तो नहीं है? सभी हमने एंटर किया तो छोटे चैम्बर्स बने। जो एडवोकेट्स लॉयर है, जब आप कह रहे हैं कि उनको इंसाफ का देवता कहा जाता है, वो जो है इंसाफ दिलाते हैं, फिर भी उनके लिए जो है एक डेजिग्नेटेड जगह नहीं है। अब वही आता है कि हमें हमेशा निग्लेक्ट किसने करा है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कैसे आई हिंदुस्तान के अंदर?
आजादी से। आजादी किसने दिलाई? वकीलों ने। लड़ाइयां किसने लड़ी? वकीलों ने। आजादी के बाद भी जितने बड़े मुद्दे रहे आज तक, आवाज किसने उठाई? वकीलों ने। लेकिन वकीलों को हमेशा निग्लेक्ट किया गया, हर गवर्नमेंट ने निग्लेक्ट करा है। हमारे बीच में से ही एमएलए बनते हैं, हमारे बीच में से ही एमपी बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वहां जाके हमें भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा सेटबैक है हमारा, माइनस पॉइंट है कि वो वहां जाके भूल जाते हैं। एक हो सकता है कोई चमत्कारी दुनिया होगी जो जाके अपने परिवार को, अपने रूट्स को अगर कोई भूलता है तो। अब जो यंग लॉयर्स आता है, ना उसके पास ब्रीफ होता है, ना बैठने की जगह होती है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना कोई फिक्स इनकम है, ठीक है। और हर कोई ये सोचता है अब तो वकील बनकर तो अच्छे पैसे कमाता होगा। बिल्कुल, ये तो माइंडसेट रहता है। माइंडसेट रहता है वकील बहुत पैसे कमाता होगा, लेकिन वही जानते हैं कि हालात क्या है। कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया गया कि यंग लॉयर्स को एक स्टार्टिंग के अंदर फिक्स इनकम का कुछ हेल्पिंग हैंड हो जाए। उसके लिए भी हमारे पास स्कीम्स हैं। आज से ऑफ द रिकॉर्ड वो 15, 20, 25 साल, 30 साल पहले चीज़ें चलती थी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो चीज़ें चेंज होती गई, हमारी टेंडेंसी चेंज होती गई। उसमें क्या होता था कि यहाँ पे एलसी अपॉइंट होती है, रिसीवर अपॉइंट होते हैं कोर्ट से, उनकी एक फीस होती है, वो जाते हैं, वो वहाँ पे अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके उन्होंने कोर्ट में सबमिट करनी होती है, और वो रिपोर्ट सबमिट होती है जो वो उस केस की प्रोसिक्यूशन है या ट्रायल है, वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे चलता होता है। अब पिछले 15-20 सालों से एक एलिगेशन आ रहा है, और वो एलिगेशन कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक, मेरे को ठीक भी लगता है कि उसके अंदर ना जो अपॉइंट करने की पॉलिसी है कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की होगी, कि एक सिलेक्टेड लोगों को उसके अंदर किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से या इन्फ्लुएंशियल इंसान या बैकग्राउंड वाले बंदे से कनेक्ट है। उसके अंदर आते ही हमारी सबसे पहले रिक्वेस्टिंग रहेगी इसके अंदर हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, और जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि आप ऑनलाइन डिटेल देंगे कि कौन सी कोर्ट के अंदर आज कितने एलसी अपॉइंट हुए, कितने रिसीवर अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है, उनकी फीस क्या रही। अब सपोज ए बंदे की फीस हो रही है 5,000 की, वो आम है, बी जा रहा है उसकी 25,000 हो रही है, सेम उसके लिए। तो बहुत सी जगह हमें जहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्रिस्टल क्लियर हर चीज़ लानी पड़ेगी। तो मेरे इसके अंदर एफर्ट्स ये रहेंगे कि मैं ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन, ताकि यंगस्टर्स जितने आए उनको हेल्प हो। अच्छा, एक मैसेज आप जो है यंगस्टर्स को देना चाहते हैं? यंगस्टर्स को मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि ईमानदारी से मेहनत करो। मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया था, बस पर ट्रैवल करके आता था, मेरे फादर रिटायर थे, उस समय भी मेरे से बहुत अच्छे जो बॉर्न विद गोल्डन स्पून कहते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कोर्ट के अंदर थे। लेकिन ईमानदारी और मेहनत लॉन्ग रन के अंदर आपको पे करती है। तो इसी थ्योरी पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चलो और आपको सक्सेस मिलेगी। मेरी ये विश भी है कि जितने भी यंगस्टर्स आते हैं सबको इसके अंदर सक्सेस मिले। और सेकंड कोर्ट के अंदर आप जब भी जाओ, आपकी लॉ पे कमांड होनी चाहिए, आपकी ब्रीफ पे कमांड होनी चाहिए, आप कभी मुकदमा हार नहीं सकते। तो काफ़ी अच्छी बातें जो है दीपक शर्मा जी ने हमें बताई। आपसे फिर मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा मत, आपके कचहरी।